रिकॉर्डेड, देखो। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और ये पहला है टॉपिक है हमारा चार्ज। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, मैं एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और हम लोग एकदम बेसिकली डिफाइन करते हुए जाएंगे। आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, या कोशिश करेंगे कि ये पूरा तक, नहीं तो 50-70% इसको खत्म कर देंगे। इसके बाद कल हम लोग परीक्षा बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे, और परसों आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद टेस्ट, और देन आपका ये चैप्टर पैक हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज देखते हैं। तो चार्ज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of matter which, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे जिससे आपके नोट्स भी बनते रहेंगे। ठीक है, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। give rise to electric force तो चार्ज क्या होता है, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज, ऐसे करके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस। यह एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो हमको इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, अलग अलग इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमें बताती है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक क्वांटिटी है। क्या मैसेज है, अच्छा, इंट्रिंसिक मतलब होता है यार, देखो, इंट्रिंसिक मतलब जो नेचुरली होता है, जो नेचुरली ऑकर्ड। ठीक है, ये मैन मेड नहीं, नेचुरली मतलब हर एक यूनिवर्स में, हर एक एलिमेंट के अंदर फिक्स्ड, या इंट्रिंसिक मतलब नेचुरली ऑकर्ड। ठीक है, फिक्स्ड भी हो सकता है। ठीक है, अगर फिक्स्ड भी सही है। एसआई, इसका एसआई होता है कोलाम्स। कोलाम, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। ये याद रखेंगे। अगला, आप प्रोटॉन will have positive charge and electron have negative charge। ये बेसिक बेसिक चीजें मेरे ख्याल से सबको पता होगा ये। और जो फंडामेंटल चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। तो क्या पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो किसको राइज कराता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कराता है सारे मैटर के अंदर। दूसरा स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट कूलम्स है, इसको डिनोट कैपिटल क्यू से करते हैं। प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। और फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यही हम बोलते हैं कि यही एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इसलिए मैंने इसको ई करके लिखा। ठीक है,
अगला देखते हैं। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखो प्रॉपर्टीज क्या होता है, चार्ज की तीन प्रॉपर्टी होती है। पहला कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। चलिए, तो स्टेटमेंट भी मेरे साथ लिखते जाएंगे बोर्ड में, क्योंकि स्टेटमेंट आता है समझा भर दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, लिखना भी पड़ेगा आपको। तो लिखते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट, दो चीज स्टेट करता है। पहला तो क्या है, द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn इज इक्वल टू Q डैश 1 प्लस Q डैश 2 प्लस Q डैश 3 प्लस डैश 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 Q डैश n। देखो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज बस इतना ही कहता है कि जो आपका टोटल चार्ज होगा आइसोलेटेड सिस्टम पे, किस पर, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब पता है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब पता है, नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ इसको इजी वे में, इस भाषा में। मतलब ऐसा मान लो एक तन्हाई में रहने वाला सिस्टम, समझते हो, तन्हाई में मतलब एकदम अलग अकेला सा रहने वाला सिस्टम। मतलब अगर इसको फिजिक्स की भाषा में कहे तो इसमें कहते हैं जिसपे नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता है। मतलब इस पे किसी का फोर्स नहीं रहता, ना एयर का फोर्स रहेगा, अलोन सिस्टम, हाँ अलोन सिस्टम, अकेला, सिंगल। देखो इसको मैं एक समझाने की तरीके से बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ, आप जिससे समझेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं कि क्वेश्चन दिया है, लेट एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स ऑफ चार्ज दिया है यहाँ पे, ऑफ चार्जेस प्लस 1 कूलम प्लस 3 कूलम एंड -2 कूलम। ठीक है, आफ्टर सम चेंजेस इन द सिस्टम, आप लोग लगाना है इसको, आफ्टर सम changes in the system, they are लिख, the charges are -5 कूलम plus 3 कूलम and x, so find x। लगाओ सब लोग क्वेश्चन को, आंसर बताओ।
गर्भ ने दिया -2, देखते हैं। और कोई आंसर नहीं दे रहा। मतलब फिजिक्स गोल हो गई है एकदम। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, वही बोल दिया देखो क्वेश्चन। आइसोलेटेड सिस्टम है 3 पार्टिकल का, जिसपे चार्जेस है +1 कूलम्स, +3 कूलम्स और -2 कूलम्स। कुछ समय के बाद उस सिस्टम में कुछ चेंज हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ समय के बाद उसमें कुछ सम चेंजेस हुआ और सिस्टम के चार्ज जो है -5, +3 और x हो गए। तो बोल रहे हैं फाइंड x बताओ आप। तो ये आप सब पढ़े होगे पहले मेरे हिसाब से। तो फाइंड x पूछ रहा है हमसे। तो हमने लिखना है बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ा था कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q-1 Q-2 प्लस Q-3। ऐसा हो जाएगा, 3 चार्ज दिया इसलिए। देखो Q डैश का मतलब क्या है, डैश का मतलब होता है चेंजेस के बाद उसके। तो इसमें वैल्यू रख दो आप, एकदम से रख दो +1 +3 -2 इज इक्वल टू -5 +3 और यहाँ पे +x रख दो। सॉल्व करो। 4 -2 2 -5 +3 -2 +x। इसको सॉल्व करो, ये इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से 2 + 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 कूलम्स। ये आपका आंसर हो गया। समझ आया। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। अगर आइसोलेटेड सिस्टम लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में, ये ध्यान देंगे, आइसोलेटेड सिस्टम लिखा होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल रखे हैं, उसका कुछ कुछ आपको चार्ज दे देगा, बोलेगा कुछ समय के बाद उसमें कुछ चेंज हुआ और चार्ज ऐसे ऐसे हो गए, एक्स हो गए, या फिर आपको एक अननोन दे देगा। आप अननोन को सॉल्व करिए और फिर वहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अगला देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो अभी इसमें केमिस्ट्री में भी रहता है ये चीज, ठीक है। देखो जैसे हमने मान लो तो सॉल्ट आयोनाइज करा हमने, किसमें, वाटर के अंदर आयोनाइज कर दिया। तो देखो हमने पढ़ा होगा, आपने सबने पढ़ा होगा, इसका क्या फॉर्मूला रहता है, ऐसा रहता है ना, NaCl, ये वाला डंडी ऐसे दोनों, और ऐसे लिख देते हैं Na प्लस Cl-। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब देखो ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही तो है। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव। अगर हम देखें तो इस वाले के अंदर नेट चार्ज कितना हो रहा है, 0 है। और इस वाले के अंदर अगर नेट चार्ज देखे तो देखो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, इस पे प्लस है और प्लस कर दिया हमने माइनस के साथ, तो देखो यहाँ भी तो 0 आ गया। तो नेट चार्ज तो बोथ पे 0 है। यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। अगर पहले वाले सिस्टम के अंदर अगर नेट चार्ज कुछ है, 0 है या 4 है या कुछ भी है, तो उसके उसमें कुछ चेंज हो जाएगा, तो भी अगर वही पार्टिकल अगर सिस्टम के अंदर, तो उस पर भी सेम ही चार्ज होगा। ठीक है, समझ आया।
तो द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज before and after ionization. इसी इसी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इसका दूसरा, अभी तक हम लोग सिर्फ पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। पहला स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दो स्टेटमेंट करता है। पहला क्या कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज रहेगा वो एक कांस्टेंट रहेगा हमेशा। और दूसरा, अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है वो भी आपने सबने पढ़ रखा होगा, मेरे को इतना तो है, पता है इतना। देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one body to another. ठीक है, ये तो देखो हमने ये स्टेटमेंट मास के लिए भी कहते हैं, इसलिए हम कई बार कर लेते हैं कि चार्ज मास के इक्वल हो जाता, कई बार मास के जैसा वर्क कर रहा है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मास भी इंट्रिंसिक नेचुरल है कि हर भाई कोई भी अगर हमारे पास मैटर है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा ही, मासलेस तो हो नहीं सकता। वैसे ही हर एक बॉडी यूनिवर्स के अंदर उसमें कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा, कुछ ना कुछ, भले वो जीरो हो। चार्जलेस बॉडी कभी नहीं होगी। ठीक है, और ये स्टेटमेंट कहता है कि आप कभी उसको बना नहीं सकते। जैसे हम बोलते हैं ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दैट्स ऐसे ही सेम है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, समझ आया ये? आई होप एंड बिलीव ये समझ आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ, अगली प्रॉपर्टी है। अच्छा, नोट्स बना रहे हो तुम लोग सब लोग? ठीक है। देखो अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है, देखो सेकंड प्रॉपर्टी। अच्छा हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में सीजीबीएसई में कई बार पूछ देते हैं कि राइट थ्री प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो देखो भाई, नींद वींद आ रही है सब तो नहीं, अब जागना पड़ेगा। अब तुमने साल भर तो सोए हो सब लोग, हैं कबड्डी खेले, खो खो खेले हो, खूब सारी पार्टी बनाई है, स्कूलों का पूरा एकदम डायरेक्टर सर का पूरा सहयोग किया, तो अब जगो। थोड़ा थोड़ा मैं भी जग रहा हूँ, आप भी जगो। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको समझते हैं। द quantization of charge means that the total charge the total the total charge of a body, ठीक है, is always a integral multiple of fundamental charge। बस इतना सा है।
ये कहता है कि आपके जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि आपका टोटल चार्ज होगा ना कोई भी बॉडी के ऊपर, टोटल चार्ज होगा कोई भी बॉडी के ऊपर, ये हमेशा इंट्रीगल मल्टीपल होगा। देखो इंट्रीगल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज के। ठीक है। अब कई लोग आप बोलोगे कि इंट्रीगल मल्टीपल क्या होता है, समझाता हूं। देखो इससे एक फॉर्मूला निकलता है कि हमारे, मान लो हमने नेट टोटल चार्ज बॉडी का ले लिया, Q इज इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला है। वेयर जो n है ये आपका होगा ऐसे 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 -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। समझ आया ये चीज? हमेशा आपका जो टोटल चार्ज होगा ना वो इंट्रीगल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज के। अब बोलेंगे ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो टोटल चार्ज होगा कोई भी बॉडी के ऊपर वो क्या हमेशा इंट्रीगल मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा इंट्रीगल। इंट्रीगल मतलब इंटीजर्स का मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज के। अब इस पे बात उठती है जो पूछने वाली थी, जिसमें किसी ने पूछा ही नहीं कि भैया यार ये फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। देखो तो फंडामेंटल चार्ज की क्या भाषा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज that can be transferred। फंडामेंटल चार्ज मतलब सबसे छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे छोटा अमाउंट है जो चार्ज का हम ट्रांसफर कर सकते हैं वो क्या है, क्या ट्रांसफर कर सकते हैं हम? अरे भाई क्या ट्रांसफर कर सकते हैं हम? मिनिमम मतलब है कि मिनिमम अमाउंट ऐसा क्या है चार्ज का जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या ट्रांसफर करते हैं हम चार्ज में? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ई माइनस। इलेक्ट्रॉन ही है हमारा मिनिमम, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर होते हैं भाई, आपने तो जाना ही होगा, प्रोटॉन तो इधर से उधर जाते नहीं है, इलेक्ट्रॉन के कारण तो चार्ज होता है। तो वही है फंडामेंटल चार्ज, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कई जगह लिखा रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये मैं स्टार्ट में भी बताते हुए गया था कि ये फंडामेंटल चार्ज होता है। मिनिमम अमाउंट है इतना कि अगर आपको कोई बॉडी को प्लस चार्ज देना है, जैसे कोई बॉडी में प्लस लिखा है तो वो ऐसा लिखा रहेगा, प्लस चार्ज करना है तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऐसा लिख देंगे। कभी भी जो आपका चार्ज रहेगा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। कई जगह क्वेश्चन आप लोग को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे डाल देते हैं कि भाई अगर ऐसे पूछ देता है, कैन अ बॉडी हैव 2⁻³ इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है।
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। डेसिमल में से मेरा मतलब है कि डेसिमल में नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि किसी पे पॉजिटिव 1.5 चार्ज नहीं हो सकता, नेगेटिव 2.3 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमेशा हमेशा इंटीग्रल में होगा। +1 चार्ज हो सकता है, -2 हो सकता है, +3 हो सकता है, -4, ऐसे ऐसे इंटीजर से रिलेटेड होगा हमेशा। कभी डेसिमल में नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। समझ आया? इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज के। ठीक है, हमेशा इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देना है फंडामेंटल चार्ज को। आप केमिस्ट्री में देखते होगे कि हमारे पास कई बार कार्बन +2 दे रहा है, चार्ज उसका हो रहा है, या सोडियम का +1 चार्ज हो जा रहा है। कभी देखे हो कि सोडियम का दिखा रहा हो 1.5 +1.5 ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, समझ आया? तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है? द टोटल चार्ज on a system is always algebraic sum of all individual charges। बस इतना सा है। कहता है कि जो टोटल चार्ज है कोई सिस्टम के ऊपर, ये हमेशा रहेगा इंडिविजुअल चार्जेस का एलजेब्रिक सम। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड, अच्छा आप लोग सब मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप लोग को तो पता ही होगा एलजेब्रिक सम क्या होता है। अच्छा ये क्वेश्चन लगा के बताओ। आंसर बताओ। आंसर आया -2। चलो तो मैं बता देता हूँ। देखो, एलजेब्रिक सम का मतलब होता है, जैसे यहाँ मैंने लिखा ना Q टोटल इक्वल Q1, बस सिंपली मतलब है कि टोटल चार्ज सिस्टम पे अगर निकाल रहा है तो सबको प्लस कर दो आप आंख बंद करके। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करो,
क्यू टोटल लिखो, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। आंख बंद करो, क्यू टोटल लिखो, ये मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। सबको प्लस कर दो। हाँ, बट आपको याद रखना है ये चीज, ये होता है म्यू, ये होता है माइक्रो कूलम। ठीक है, इसका मतलब है माइक्रो, क्योंकि क्वेश्चंस हैं, मैंने देखे हैं सीजी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस जिसमें माइक्रो में ज्यादातर आता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये म्यू न्यू है, म्यू है मतलब इसको बोलते हैं माइक्रो। देखो आप सिंपली प्लस करो तो आप 2, और इनका साइन याद रखेंगे, -3 +4 -5, तो कितना आ गया? 2 -3 -1 -1 +4 +3 +3 -5 -2। ठीक, समझ आया ये? आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ उठाना है, टोटल चार्ज पूछे, उसके चार्जेस के साइन के साथ रख के प्लस कर दो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये आपकी तीनों प्रॉपर्टी हो गई। अगला है हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ का ये फॉर्मूला आप सबने देखा होगा, ये वाला F = K Q1 Q2/R²। तो देखिए, जो कूलम्ब्स लॉ है ये कब 1785 में चार्ल्स अगस्टन कोलाम ने दिया था। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए, मेरे हिसाब से अभी तक पूछा नहीं है कि किसने दिया था कूलम्ब्स लॉ और कब दिया था, लेकिन फिर भी पूछ सकता है 1 मार्कर में, तो आप इसको लिख लीजिए। 1785 में चार्ल्स अगस्टिन कोलाम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कूलम्ब्स लॉ दिया था। ठीक है, अब कूलम्ब्स लॉ कहता क्या, इसका स्टेटमेंट बोर्ड के लिए आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे CO, कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट, ये दो चीज स्टेट करते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट अभी नहीं, यहाँ से कूलम्ब्स लॉ यही लिख देता हूँ। कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द चार्ज, सॉरी, स्टेट दैट फोर्स, सॉरी फोर्स बिटवीन चार्जेस, है ना, ये किसके लिए बोल रहा है, फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस के लिए बोल रहे हैं। अच्छे से, अगर वैसे बोर्ड वाले इतना नहीं करते, लेकिन फिर मैं डीप में बता देता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज। अब इन्होंने दो चीज बोली, उन्होंने कहा कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं हम, जैसे कि ये ऊपर डायग्राम में दिख रहा है ना, ये देखो, ये है Q1 और Q2, ऐसे चार्जेस एज रेस्ट। देखो रेस्ट लिखोगे तो क्या है, स्टेशनरी मतलब क्या है, वो हिल नहीं रहे हैं। रेस्ट लिख दोगे तो थोड़ा सा ना वो आपका वर्डिंग खराब हो जाएगा। लिखना चाहे तो लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट फोर्स बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्जेस, ठीक है, लिख सकते हैं। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट ही होता है, एक जगह स्थिर। चलिए, तो ये पहला क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट टू पॉइंट चार्जेस
हाँ लिख सकते हो, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी नहीं लिखना है, मत लिखिए। तो फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज, फर्स्ट बोलते हैं डायरेक्टली proportional to product of their magnitude, और दूसरा बोलते हैं कि इनवर्सली proportional to square of distance they separated। दो चीज उन्होंने कही थी। अब मान लो, चलो इसको मैं समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन से। मान लो हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, इसको अरे बोर्ड के लिए समझा रहा हूं तो पूरा लिखना पड़ेगा। इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are separated by distance R, then the force between them are, ऐसे फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, या यहाँ डायग्राम बना लेते। मान लीजिए हमारे पास, हमेशा ये ऐसे टाइप का स्टेटमेंट लिखने के बाद आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने से पहले स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। ये मान लो मैंने इसका नाम दे दिया मैंने Q1, और इसको नाम दे दिया मैंने Q2, और मान लो ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गई, ये है R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब इसको R डिस्टेंस से मैंने सेपरेट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से क्या कहता है, फर्स्ट तो हमें ये मिलता है कि F फोर्स मान लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड Q1 Q2। दूसरा हमको मिलेगा कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², है ना। इतना तो सब जानते हैं। अब बाय कंबाइनिंग, इसको कंबाइन कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं आगे चल के, और बोर्ड की लैंग्वेज में ही लिखाता हूँ जिससे आपको नंबर मिले। भाई बोर्ड तो जितना आप लिखोगे उतना नंबर देगा। अब यहाँ पे लिखो आप, बाय रिमूविंग प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया मैंने, तो हमने एक इक्वल टू का साइन आ जाता है, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। आप लैम्डा वैम्डा कुछ भी लिख लो, बुक में जो है वो लिखिए, ऐसा आ जाता है। तो यही आपका कूलम्ब्स लॉ होता है। अब कई लोग इसको एक लाइन आगे बढ़ा के भी लिखते हैं। आप चाहे तो ऐसा लिख दीजिए कि के की बगल में साइड में वैल्यू लिख दीजिए, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और या फिर एक लाइन एक बढ़ा के ऐसे लिख दीजिए, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। दोनों ही सही, ठीक है। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ था। तो कूलाम भैया ने क्या कहा था, देखो ये भी वही चीज है। यहाँ मैंने डायग्राम से और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत करके भाई ये सब पिक्चर विक्चर लगाई है। तो देखो ये कह रहा है
अब देखो आप कूलाम्स लॉ ये भी कहता है देखो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो इस डायग्राम में यही है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो देखो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब अलग अलग है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं के बीच का जो फोर्स होता है ये इतना होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये उसका पूरा डेरिवेशन है, इसको आप लिख लीजिए। अरे क्या समझ आया ये कूलाम्स लॉ? हाँ, के की एक और वैल्यू होती है, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये भी याद रखेंगे, लिख लेंगे इसको, के की ये वैल्यू होती है। ये आपका पूरा डेरिवेशन है। परीक्षा बोर्ड में जो डेरिवेशन है वो भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, नंबर इसमें भी मिल जाएंगे, उसमें जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लिख लीजिए। चलिए, ये हो गया आपका कूलाम्स लॉ। अगला है चार्जेस ऑन सुपर पोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ कूलाम्स लॉ, या इसको हम बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए ये है भी हमारे पास, तो ये क्या कहता है, चार्जेस ऑन सुपरपोजिशन या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या कहता है, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज is the vector sum of all the forces exerted on it due to all other charges। देखो ये इसका स्टेटमेंट है कि तो टोटल फोर्स आएगा कोई भी चार्ज पे, अगर हम कोई भी टोटल फोर्स पूछ रहे हैं, और हाँ ये सुपर पोजिशन मल्टीपल चार्ज मतलब एक से, कि कब यूज होगा भाई आपका, मोर देन वन चार्ज है अगर, तभी आप सुपर पोजिशन लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल भी है, आप लोग पढ़े हैं सुपर पोजिशन? हाँ बोल रहे हैं पढ़े हैं मतलब, अच्छा नहीं पढ़े हैं मतलब, बहुत बढ़िया। इससे तो क्वेश्चन आता है भाई, न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, तो आपके परीक्षा बोर्ड में भी दिया होगा पक्का से। बहुत सही, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि टोटल फोर्स है चार्ज के ऊपर, तो वो वेक्टर सम होगा किसका, फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, बाकी सारे चार्जेस के कारण उस पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम है। अब आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है कि रिजल्टेंट फोर्स है ना, आर स्क्वायर में बोल रहा हूँ इसको, या ऐसे लिख लेते हैं, आप एफ आर स्क्वायर लिख लीजिए, इज इक्वल टू अच्छा मैं आपको इजी तरीका वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब आपने इसको लिखना है एफ आर इक्वल इक्वल टू एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 fa एफ बी कॉस थीटा, ये लिख लीजिए।
यही आपका चार्जेस ऑन सुपरपोजिशन है। और अगर एक्चुअल में मैं ये, क्योंकि ये याद करना थोड़ा आसान है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो तो ऐसा कुछ है, ये स्क्वायर को इधर कर देता है, अंडर रूट आ जाता है, वो तो आपको जो भी याद हो वो याद, ये याद हो जाए तो और अच्छा है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है ना, देखिए एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस टू एफ ए एफ बी कॉस थीटा। देखिए अब इसका एक एग्जांपल करके बताता हूँ आपको, समझ आया? नहीं आया होगा, एग्जांपल से बताता हूँ। देखो ये है हमारा एग्जांपल, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू। ये स्मॉल क्यू है, ये देखो, इस पे निकालना है नेट फोर्स। ऐसा आएगा आपके बोर्ड में क्वेश्चन, दे देगा आपको, अब पूछेगा बताओ क्यू पे निकालो। अच्छा ट्राइंगल दे देगा, स्क्वायर दे देगा आपको, उनके बीच का डिस्टेंस मान लो ये एक्स एक्स डिस्टेंस है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये दिखाता हूँ मैं। मान लीजिए, अच्छा मैं कुछ भूल गया है, ये ए बी सी लिख देता हूँ ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपसे ये ट्राइंगल ए बी सी हो गया। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या इंडिविजुअल आपको पूछा, किस पे, इस वाले क्यू पे चार्ज पूछा है। इस वाले क्यू पे चार्ज पूछा है ना, तो आप क्या करो, इस पे दो क्या क्या चार्ज लगा रहे होंगे बताओ। एक तो ये क्यू के कारण इस पे चार्ज लग रहा होगा, और एक माइनस क्यू के कारण इस पे चार्ज, देखो एक से ज्यादा है। एक होता तो हम कूलाम्स लॉ से निकाल लेते, भाई ये एक्स डिस्टेंस दे दी, क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर कर देते। लेकिन यहाँ तो एक से ज्यादा चार्ज है, तो इनका नेट रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तब आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट आप निकालो इंडिविजुअल फोर्स, तो आप निकाल लो पहले एफ ऑफ सी ए। अच्छा अब इसको ए सी मत लिखिएगा, सी ए का क्या मतलब होता है, देखो फिजिक्स में आप लोग को ये भी नहीं। अच्छा आपको पता है सी ए का क्या मतलब है? सी टू ए, वाह। तो इसको ए सी लिख सकता हूँ क्या? एफ सी ए का मतलब बताइए। भयंकर लगता है ऑन करके सो गया है। अरे नहीं, जग रहा है जग रहा है। बताओ फिर भाई सी ए का मतलब बताओ, एफ सी ए का मतलब बताओ। देखो मैं बताता हूँ, एफ सी ए का मतलब ये होता है, एफ का मतलब क्या है, फोर्स। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। मतलब इस सी पे क्यू है, तो एफ ऑन सी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो ये क्या आएगा, कूलाम्स लॉ से निकालो आप इसको, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, क्यू वन इसको ले लिया, क्यू टू इसको ले लिया, और डिस्टेंस कितना एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर, ये हो गया वन। अब सिमिलरली अगर देखो, आप निकाल लो
अब आपको सी पे निकालना है चार्ज बी के कारण, तो आप इसको क्या लिखेंगे, सी बी लिख लेंगे। ये कितना आ जाएगा, क्यू माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेना है तो आप इसको माइनस मत लिखो, डायरेक्ट लिख लो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या रिजल्टेंट निकालना है आपको, तो रिजल्टेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था, रिजल्टेंट फोर्स, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हमको पता है रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो होता है एफ आर स्क्वायर, और इसका होता है इक्वल टू एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2f सी ए एफ सी बी कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कहाँ से आ गया, अगर भाई कॉस थीटा नहीं होता तो सॉल्व हो जाता। अब कॉस थीटा देखो कैसे निकालना है, आपको ये पता रहना चाहिए कि आप फर्स्ट निकाल रहे हो, तो ये माना मैंने माना एफ सी ए निकाला, तो ये देखो, अब बताओ ये वाला चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमको बात तो इधर करनी थी, तो ऐसे नीचे की ओर मान लो इधर रिपेल होगा स्ट्रेट लाइन में। ये आपका एफ सी ए आ गया। अब देखो इधर ध्यान दो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या है, जिस पे हमें चार्ज पूछा जाएगा उसी पे डायग्राम बनाना, सब पे मत बना देना, ऐसा आ जाएगा। ये क्या आ गया, एफ सी बी आ गया। अब वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो आ रहा है सबको, रीज्वाइन करो, आप रीज्वाइन करके देखो आ जाएगा वीडियो। देखो, तो एफ सी बी है और एफ सी ए है। अब मान लो ये तो इक्विलेटरल, ये आपको अपने दिमाग लगाना पड़ेगा, इतनी आसान नहीं है 12th की फिजिक्स। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये जो थीटा मान लो हम लोग, ये एंगल बताओ, ये 60 डिग्री होंगे, सारे 60 होते हैं क्योंकि, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, ये वाला, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, टाइप करो। 120, 120 होगा, सही है एकदम। क्योंकि भाई ये देखो लीनियर पेयर हो जाता ना, अगर मैं इसको उठा के ऐसे रख देता हूँ, ऐसा ऐसा बना लेता हूँ, और यहाँ से भी एक है, तो ये लीनियर पेयर जैसा हो गया ना, ये अगर ये वाला 60 है तो इसका सम कितना होता है 180, तो ये 120 हो जाएगा। तो हमको थीटा मिल गया भाई, यहाँ से थीटा कितना मिला 120। बस आप इसको फॉर्मूले के अंदर रख दो आप, तो एफ आर स्क्वायर, एफ सी ए की वैल्यू कितनी थी, क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का, हाँ यहाँ देखो गलती कर दी, के लिखना ही भूल गए, मैं भी याद आ रहा है, तो के इसका स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, और किससे मल्टीप्लाई यहाँ पे फिर आपको के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर
और cos 120। तो अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा आंसर। अरे क्या हो गया, हिम्मत हार गए भाई? 1 साल से पढ़ रहे हो, उसको सॉल्व करके बताओ। ये सब किसी ने नहीं पढ़ा है आपको? कोशिश करो एक बारी। चलो मैं ही करता हूँ। देखो, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था। साथ में लिखते जाना, नहीं तो खिचड़ पिचड़ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था प्लस 2 के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कॉस 120 कितना होता है बताओ? अभी तो बहुत सारा बचा है भाई। बताओ कॉस 120 कितना होता है? 1/2। अरे बेवकूफ, -1/2 होता है भाई। -1/2। ये कट गया। देखो कभी भी आपको देखो एक ट्रिक बताता हूँ। कॉस 120 याद करना होगा ना, तो कॉस 60 याद कर लो आप। अब कॉस जो है 90 के 100 के बाद, या 90 हो गया, 180 के बाद रिपीट कर लेता है अपना साइन। मतलब 90 के बाद कितना भी डिजिट होगी, कॉस 60 इज इक्वल टू कॉस 120 होता है माइनस साइन के साथ। ऐसे याद कर लो। तो ये 2 से 2 काट दिया मैंने, यहाँ माइनस लग गया, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर इक्वल टू के। और भाई आप खास करके कुछ महारथी होंगे, राइटिंग सुधार लें अपनी। बोर्ड आ गए हैं अब तो, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए बिल्कुल से। माइनस के क्यू क्यू
अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और लाइन टू लाइन ऐसा एक भी स्टेप खाना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो नंबर काट देते हैं वो लोग। जैसे मैं लाइन टू लाइन स्टेप मैं चाहता तो यहीं से यहीं लिखता ही नहीं काटना, ये माइनस साइन नहीं लगाता, डायरेक्ट कर लेता। तो लाइन टू लाइन लिखना है। चलिए आगे आइए। अब क्या हो जाएगा, अब मैं करता हूँ एक काम। देखो यहाँ के है हर जगह, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है। यहाँ भी के है, यहाँ भी के है। और देखो ये मल्टीप्लाई होके ना क्या हो रहा है, के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो ये स्मॉल क्यू है, यहाँ भी क्यू है, और यहाँ भी क्यू है। दो क्यू का मल्टीप्लाई एक क्यू स्क्वायर। तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। और ये देखो एक्स स्क्वायर हर जगह है, दिख रहा है, एक्स भी, हाँ कॉमन ले लो आप। तो क्या क्या कॉमन लिया मैंने, के कॉमन लिया, स्मॉल क्यू कॉमन लिया, और एक्स स्क्वायर को मैंने ले लिया कॉमन, और इनके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। स्क्वायर तो हो ही जाएगा क्योंकि देखो के स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाता। अब आप कॉमन के बाद की चीजें लिखो, बचा क्या क्या, यहाँ क्या बचा, क्यू अपॉन, यहाँ बचा सिर्फ क्यू का स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, स्मॉल क्यू का स्क्वायर। माइनस में क्या बचा, एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू। अब आप इस स्क्वायर को इधर करो तो ये रूट आ जाएगा सबके अंदर, ऐसा हो जाएगा के क्यू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्यू का स्क्वायर। अच्छा मैंने पहले एग्जांपल टफ इसलिए लिया है कि तुम लोग समझ जाओ। मैं लुल्लू पुल्लू सा करा देता अभी तो फिर तो वही बोलते मेरे को के बाद में कि यार आपने तो करा दिया, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया हार्ड वाला देख के। तो देखो ये रूट से ये कैंसल, तो ये सब बाहर आ जाएंगे, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल। ये वाला देखो इस पे स्क्वायर है, इससे कैंसल, इस पे स्क्वायर है, इस पे कैंसिल, इस पे रूट आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दो, क्यू प्लस क्यू माइनस अंडर रूट क्यू क्यू। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक एग्जांपल आप एक और करके दिखाओ मेरे को, मैं एक और देता हूँ। अच्छा आंसर कब छोड़ना, जहां पे आप इसको आप फोर्स निकाल लो वहां पे आंसर छोड़ दो आप। मतलब जहां पे आप आगे सॉल्व ना कर पाओ, जैसे मैं इस पे क्या सॉल्व करूंगा अब मैं? कुछ नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई करके और लिख दूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, यही आंसर छोड़ना होता है आपको। या तो अगर इसमें वैल्यू दी हो तो आप फाइनल आंसर निकालो, फोर्स न्यूटन में आएगा, जब तक आप न्यूटन में ना पहुंच जाए। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ आपके लिए सॉल्व करने के लिए, मान लो आप मेरे को निकाल के बताओ नेट फोर्स, इस पे निकालो, बना देता हूँ। ये ट्रायंगल है, वही अपना ए बी सी, ए ये सी हो गया और ये बी हो गया। इस पे मान लो है +5 माइक्रोकोलाम, इस पे मान लो -10 माइक्रोकोलाम, इस पे मान लो +10 माइक्रोकोलाम। ठीक है, ये ए बी सी है, ये इस पे चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो आप मेरे को ये फाइंड
नेट चार्ज ऑन ए, निकाल के बताइए जल्दी से। क्यों भाई मयंक आंसर वांसर नहीं दे रहे हो, कहाँ चले गए? आप तो कोचिंग पढ़ते थे, वहां तो पढ़ाया होगा ना ये सब। जीरो? वाह, अच्छा 1 से 6 नहीं पढ़ा। ठीक है ठीक है, ये समझ आ रहा है यहाँ पे। 5 गलत है। अबे ढंग से निकालो, इतना ऐसे होगा पूरा सॉल्यूशन भाई? रिजल्टेंट पहले आप ए पे पूछ रहा हूँ ना, तो ए पे निकालो आप। मतलब जहां देखा, हाँ ये -10 है, ये +10 है, उड़ा दो जीरो, -5। 5.4 इंटू 10⁹ नहीं। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा भाई? ऐसा कुछ नहीं आएगा ये, होल नंबर में आना चाहिए भाई, पॉइंट में नहीं आएगा आंसर, ये पावर में भी नहीं रहेगा। दो सिमिलर चार्जेस आ जाते हैं प्लस प्लस और एक माइनस में, तो आंसर हमेशा आपका होल नंबर में आता है पूरा। चलो छोड़ो, आओ मेरे साथ देखो, हमको क्या निकालना है? ए पे निकाल लेते हैं पहले तो। एफ ऑन ए ड्यू टू सी, एक दूसरे को क्या फॉर्मूला के, या आप तो ऐसे लिखा करो, के मत लिखो, के हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 तो ये हो गया, या ये किसी को भी मान लो, है ना। माइक्रो का मतलब देखो, ये माइक्रो का मतलब लगता है यही नहीं करे होगे। अब क्या है, आप लोग ऐसे लिख दियोगे, ये 5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, इनके बीच का डिस्टेंस है 5, ऐसे लिखे हो ना। 10⁶ माइक्रो का मतलब, हाँ ये म्यू है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁻⁶। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, ये सेंटीमीटर है देखो, अच्छे अच्छों के हालत खराब कर देता है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इसको। कैसे होगा देखो, इसको बोलते हैं माइक्रो। Q1 मान लो 5 × 10⁻⁻⁶, ये हो गया माइक्रो कूलम है ना, 5 इंटू 10 है, मैग्नीट्यूड लेने, माइनस तो नहीं लेंगे, 10 × 10⁻⁻⁶ अपॉन, अब बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे तो ऐसा होगा ना, 10⁻⁻², है ना। चलो, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो एक बारी, ये हो जाएगी 9 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई 10 × 10⁻⁻⁶ अपॉन, और यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, इधर 5 स्क्वायर लिख देता हूँ। आप इसको सॉल्व करो, या आपको इसमें कठिनाई होती है ना, तो ऐसा कर लिया करो, डबल बार लिख लो। स्क्वायर का क्या मतलब, 2 बार, ऐसे लिख लो 10⁻⁻², इधर भी मल्टीप्लाई कर दो सेम से 10⁻²। अब इसको सॉल्व करो, देखो 5 से 5, 10 से 5,
ये 2 जा हो गया। और देखो 10⁻⁻², 10⁻⁻6, जब इन दोनों मल्टीप्लाई में तो -4 हो जाएगी पावर का, ऊपर का प्लस करो 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्या बचा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 और इधर इंटू में 2 भी तो बच रहा है 2। यहाँ क्या बचा 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सम, एक्सपोनेंशियल पावर का सम लगाओ तो ये सारी प्लस हो जाएंगी। 9 2 जा कितना होता है 18 होता है, तो ये आपने 18 लिखा इंटू पावर देखो 9 सब प्लस करो 9 -10 लिख दो सबसे पहले तो ऐसे। अब पावर देखो 10⁻9, 9 - 6 कितना होता है आंसर बताओ 9 - 6 -6 -3 कैसे आ रहा -9 होगा ना भाई। -6 + 6 -12, 9 -12 कितना आ गया -3 -12 और हाँ ठीक है -12 + 9 ठीक है -3 और नीचे कितना आ जाएगा 18 इंटू और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा -4। अब मैं 11th में तुम लोग को बताया था, इसको सॉल्व करके बताओ। तो ये ऐसा हो जाता है ऊपर जाके प्लस हो जाती है 10⁻³ इंटू इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाता है 10⁻+4 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो तो 3 एक बचा 10, आंसर आ गया 180। देखो ये सॉल्व हो गया ना। तो एफ कितना निकाल रहे थे भाई एसी निकाल रहे थे, एफ एसी आ गया हमारा। सिमिलरली ये थोड़ा समय लेता है भाई पहले ध्यान लेना। दूसरा अब क्या निकालना है हमको पर चले थोड़ा एसी निकाल लिया। अब इसका डायरेक्शन बताओ भाई थोड़ा सा, ये क्या है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो इधर नीचे की ओर ऐसा, ये है एफ ए सी। चलो अब निकालते हैं एफ ए बी। देखो ये प्लस है ये प्लस है तो हमको तो पता है ये रिपेल होने वाला है ऐसा एफ ऑन ए ड्यू टू बी, तो इनका रिजल्टेंट 20 से कहीं जाएगा मान लो ऐसा। याद रखना 20 से जाता है, अभी हम सॉल्व करके बताते हैं। तो इसको निकालते हैं ए बी एफ एफ ऑन ए ड्यू टू बी निकालते हैं। तो ये आ रहा था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। एक 5 था एक 10 है ना, एक 5 था एक 10, तो ऐसे लिख देते हैं 5 माइक्रोकूलम मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन इसका स्क्वायर। अब 2 बार लिख लेता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻2 और 5 इंटू 10⁻⁻2 2 बार लिखा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। इधर लिखा 5 इंटू 10⁻⁻6
इधर लिखा 10 इंटू 10⁻⁻6, 5 इंटू 10⁻⁻2, 5 इंटू 10⁻⁻2। 5 से 5 कट गया, 5 और ये 2 ऊपर, और 9 दूनी 18, 18 इधर हो गया, 10⁻⁹ किनारे, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻2, 10 सेम आ रहा है क्या? सेम आएगा। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻3, नीचे बचेगा 10⁻⁻4, इसको सॉल्व करेंगे। 18 इंटू 10⁻⁻3 टू 10⁻4, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 180 न्यूटन। ये भैया हाँ, न्यूटन लिखना मत भूलना एग्जाम में, नहीं तो इसके ही आधे नंबर गए। देखो मैं ऊपर भी लिखा हूँ, ये देखो न्यूटन है ये, इसको लिखना मत भूलना, नहीं तो ऐसी तैसी कर देगा ये। एफ हम क्या निकाल रहे थे? ए ड्यू टू बी, ये कितना आ रहा है? 180 न्यूटन, 180 न्यूटन। ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया फर्स्ट। अब आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था? एफ आर स्क्वायर इक्वल टू एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी एफ ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा निकाल के आते हैं। कितना आएगा भाई कॉस थीटा? जल्दी से बता दो, फटाक से बता दो, इजी है ये तो। ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? वही 120। ठीक है ठीक है, 120। तो बस ये 120 हो गया, रख दो वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई थी? एफ आर स्क्वायर, ए सी की आई थी 180 का होल स्क्वायर, प्लस फिर से 180 का होल स्क्वायर, प्लस 2 180 इंटू 180 कॉस 120, कॉस 120। सबको पता है कॉस 120 का वैल्यू। एफ आर स्क्वायर इक्वल टू 180 का होल स्क्वायर प्लस 180 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 इंटू 180। कॉस 120 होता है -1/2, ये 2 से 2 डायरेक्ट काट दो, स्पीड ले आना और हाथ में, बिना स्पीड लाए तो फिर एग्जाम में देखो 10 मिनट 15 मिनट तो यही खा जाएगा। 180 का होल स्क्वायर प्लस 180 का होल स्क्वायर प्लस 180 इंटू 180 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 180 का ही होल स्क्वायर, फिर से इजी बना दिया मैंने इसको। एफ आर अब यहाँ ट्रांसफर करा स्क्वायर को, तो ये रूट हो गया। 180 का होल स्क्वायर प्लस 180 का होल स्क्वायर। हाँ बताओ। अरे हाँ, ये माइनस आएगा ना यहाँ, ठीक 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 ठीक, अच्छा वो बताया, भूल ही गया था, ये आ जाएगा माइनस। तो देखो अब दो तरीके हैं, कुछ स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, देखो एक अच्छा तरीका बता देता हूँ। स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, प्लस माइनस काट देगा, यहीं से उड़ा देगा, ऐसी तैसी में जाए, तो ये अब डायरेक्ट लिख देगा ऐसा, 180 का होल स्क्वायर, ये काटेगा इससे, और एफ आर की वैल्यू लगा देगा डायरेक्ट से 180 न्यूटन। ये अब कुछ जिनको भाई डायरेक्ट नहीं आता है, उसका भी कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ मत करो, मत काटो इसको, आप ऐसे लिखो, आप ना नियम के साथ चलो। इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, इधर रूट लगा दो, तो ये क्या 180 का होल स्क्वायर प्लस 180 का होल स्क्वायर माइनस 180 का होल स्क्वायर। आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा। एफ आर की वैल्यू देखो, ये सब कट गया है, ये स्क्वायर से ये कट गया, फिर इससे कट गया, 180
प्लस 180 माइनस 180, हाँ ना, आखिरी में वही है 180। अब चाहे आप वैसे करो चाहे आप ऐसे करो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ आया ये चीज? हम्म, ठीक है। मैम समझ आया? गायब हो जाता है बीच बीच में, कुछ बोलता ही नहीं है। क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। स्क्रीन स्प्लिट करके क्या क्या देखते हैं? अच्छा। चलो 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 चलो, मजाक में अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इसी को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लिखते कैसे, ऐसे, ई के ऊपर ये एरो, ई एट अ पॉइंट is defined as force experienced, क्या क्या लिख गया भाई ये तो, experienced by a unit पॉजिटिव। भाई देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ पॉजिटिव, आपको पूरा लिखना है स्पेलिंग में ऐसे, POSITIVE, ठीक है। ये ऐसा मत लिख देना, नंबर कट जाएगा, ये हम लोग जेई वाले लिख देते हैं ऐसे। बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, ये आपकी डेफिनेशन होगी। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। और इसकी सिंपल भाषा में एक दो लाइन का आपके समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, बस इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई आप इतना जानो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मान लो ये इलेक्ट्रिक बॉडी है, मान लिया हमने, और इस पे हम बोल रहे हैं ये पॉइंट पी मान लो है, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू। तो इस पी पे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई, ये देखो वेक्टर का साइन है, ये एरो के साथ हमेशा, फोर्स भी वेक्टर होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब क्यू, हो गया, बस इतना ही सा था। ई इक्वल टू एफ टू क्यू। अच्छा, अब इसकी कुछ जरूरी बात है, जैसे कि आपको लिखना है, ये क्या है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन होगा। दूसरा, इसकी यूनिट क्या है? यूनिट बताओ, अच्छा कोई प्रिडिक्ट कर सकता है क्या यूनिट? मैंने 11th में सिखाया था कि किसी भी क्या बोलते हैं क्वांटिटी का यूनिट कैसे बनाना है। न्यूटन कैसे हो जाएगा? अरे भाई, ऊपर का ठीक है। अच्छा, न्यूटन
पर कूलम, ठीक है। ऐसे ये क्या बात हुई, ऊपर का न्यूटन होगा, नीचे ऊपर टी शर्ट पहन के चले जाओ, नीचे पैंट ही नहीं पहना, ऐसा थोड़ी होता है। देखो यूनिट कैसे निकालना है बताएं। ये ऊपर का क्या है, न्यूटन, और अभी चार्ज का स्टार्ट में ही पढ़ाया था कि चार्ज कैसा ही क्या होता है, कूलम्स। तो कितना हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अगला देखो, देखो हाँ, एक और ऐसा इसकी होती है, ये होती वोल्ट पर मीटर, ये याद रखना, छुपी हुई है ये। जनरली तो आप न्यूटन पर कूलाम में ही काम कर लो, लेकिन कहीं कहीं वोल्ट पर मीटर भी दिया रहता है, तो आप समझ सकते हो कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हो। इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला। देखो अब इसका ये हो गया, अब इसको हम डिराइव करते हैं कैसे। चलो, वी नो ई क्या होता है, एफ ए बिलोंग टू, ए का मतलब करंट होता है, एम्पियर, करंट करंट। हमने बताया कि ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर चार्ज, बट हमको ये भी पता है, अब इसका डेरिवेशन ऐसे ही देखो, ऐसे हमको ये भी पता है कि एफ, अभी हमने फोर्स निकाला था कूलम्ब्स लॉ से, तो फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये होता है Q1 Q2 अपॉन R², और अपॉन में Q। अब बोर्ड में लिख रहे हो ना, तो हमेशा ये ऐसा कर दिया करो, बगल में ऐसे ब्रैकेट बना के ये 3 बिंदु, और जो आपने जिसको रिप्लेस किया है ना, इसको लिख दिया करो ऐसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ऐसे लिख दिया करो, तो नंबर बिल्कुल नहीं कट रहा है इससे। 9 × 9, नहीं ऐसा ये नहीं लिख, ये डिराइव कर रहे हैं ना हम लोग फॉर्मूला, इसमें क्यों लिखोगे, न्यूमेरिकल थोड़ी कर रहे हैं ये। एज इट इज, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसा लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है सिर्फ। न्यूमेरिकल में आप लगाइए उसको 9 टू द पावर 9 × 10 टू द पावर 9 लगाइए, इधर नहीं लगा सकते आप, तो डेरिवेशन है। हम्म ई इज इक्वल टू, तो देखो एक चीज मिला, ये क्यू से एक क्यू काट सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव हो गया, खत्म। यही आपकी होती है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे। अब देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट है बहुत, हमने पता है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स इनटू चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। ये आ गया कि फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। ये अब से याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, आगे वाले समय में रिप्लेसमेंट होगा बहुत ज्यादा। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन
ये डायरेक्शन ये n है, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये आउटवर्ड होगी, बाहर की ओर निकलेगी। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये इनवर्ड होगी, अंदर की ओर आएगी। देखो यहाँ मैंने स्टार्ट में जो ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? ये देखो, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव देखो बाहर की ओर निकल रहा है एरो, दिख रहा है ना? और ये देखो, ये माइनस है, देखो अंदर की ओर जा रही है। और ये ऐसे डाइपोल बना दिया मैंने, एक प्लस और एक माइनस का। तो ये देखो प्लस से निकली, ये फील्ड लाइंस हैं। ये देखो माइनस को गई, फिर प्लस से निकली, माइनस को गई, प्लस से निकली, माइनस को गई। समझ आया ना? ये फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर जाएंगी। ठीक है। चलिए, समझ आ गया। ठीक है, ये रिकॉर्ड रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो। जब आपको दिक्कत हो, या याद रखना यहाँ पे समझाया था, तो वहां जाके आप दोबारा देख लेंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हाँ, अब एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बना के बताओ। लो, इसको बना के बताओ। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ये एस कहाँ लिख दिया, पी है ये ये मान लो 3 माइक्रो है, ये क्यू मान लो 5 माइक्रो है, और ये मान लो नहीं पता ये कितना है। तो पी पे आप निकाल के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी निकालो फटाक से। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। जल्दी निकालो। देखो पिछले करा चुका हूँ सुपर पोजिशन, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और फिर फॉर्मूला डाल दो। बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला में डालते जाओ। अभी भी बहुत बच्चे हैं। एनसीईआरटी है आप लोग के पास ना? क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ मैं। सॉल्व हो जाएगा ये, हाँ या ना तो बोलो। मुश्किल? अरे करो, सॉल्व करो भाई। फॉर्मूला देखो, फिजिक्स कुछ नहीं है, फॉर्मूला दो 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 कौड़ी के फॉर्मूला है। तो 80। अरे भाई जहाँ पे पॉइंट में आना चाहिए वहां पे 180 ले आया। अब इसमें पॉइंट में आएगा भाई।
135 इंटू 10⁻7। हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है, हो सकता है। सॉल्व करके देखेंगे भाई, अभी मेरे को भी नहीं पता आंसर, तुम लोग भी साथ देना कहीं गलत होगा तो। चलिए सॉल्व करते हैं। मयंक तो शायद सही में स्प्लिट करके स्क्रीन, सेम वाला वन, सामने वाला 1.35 10⁻। देखते हैं सॉल्व करके, पावर में आ रहा है अगर आंसर तो हो सकता है आ जाएगा। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। किस पे? पी पे निकालते हैं। किसके कारण? क्यू के कारण। तो कैसे लिखेंगे? ई ऑन पी ड्यू टू क्यू। फॉर्मूला अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का कि कितना होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो रख दो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इसमें देखो कितना है, 5 कूलम्स माइक्रो कूलम, 5 × 10⁻⁻6 अपॉन 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो आप, 10 × 10⁻²। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप ऐसे लिख लो 9 × 10⁻⁻9। हे उल्टा लिख दिया, 10⁻⁻9 नहीं होता, 10⁻9 होता है, इंटू दो बार का, दो बार आर का, हाँ स्क्वायर होगा, 5 × 10⁻⁻6 अपॉन 10 × 10⁻², 10 × 10⁻²। ये 1 जा गया, ये 2 जा गया, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ ये 2 10 × 20 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करो, 9/20 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻4। 9 4 13, 13 में से 6 घटा, 10⁻7। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी ड्यू टू क्यू। कितना आएगा भैया ये? न्यूटन पर कूलम। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी ड्यू टू आर। सेम वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 3 माइक, पी पे निकालना है, इस पे 3 माइक्रो कूलम है, तो कितना हो जाएगा ये? 3 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻6, और यहाँ हो जाएगा 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो इसको लिखा तो ये ऐसा 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻6 अपॉन 10 × 10⁻2 और 10 × 10⁻2। सॉल्व करें तो कुछ नहीं कट रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं। 9 × 9 9 2 18, 9 3 27,
और 10 10 100 ऐसा। अब इसको लिखो इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा माइनस, नहीं, नो, ठीक है, 27/100। और ये आ जाएगा आपका इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आ गया। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम, कोई तो E r² इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेना बोर्ड के लिए ना, नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E r² इज इक्वल टू वही E ऑन P ड्यू टू Q का स्क्वायर प्लस E ऑन P ड्यू टू R का स्क्वायर प्लस 2 EPQ EPR cos थीटा सेम रहेगा 27 इंटू 10⁻⁹। देखते हैं, मेरा डेटा खत्म हो गया उसका। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब डायरेक्शन बताओ इसका। हमको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बताओ। अभी तो देखो रिपेल होगा ना दोनों, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये रिपेल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनकी ऐसा। ये फोर्स इधर और ये इधर, ये भी रिपेल करेगा। अच्छा बताओ, तो ये एंगल कितना होगा? अगर ये वाला आपको इक्वेटोरियल 60 दिया होता, ये एंगल बताओ कितना होगा जल्दी से, थीटा बताओ। 60, क्यों? अपोजिट एंगल है, ठीक है, 60 डिग्री होगा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह आप 60 डालो। अब हमारा E r², EPQ की वैल्यू कितनी आ रही थी? 9/20, 9/20 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर प्लस 27/100 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर प्लस 2 9/20 इंटू 10⁻⁷ इंटू 27/100 इंटू 10⁻⁷ और cos 60 E r² इक्वल टू 9/20 इंटू 10⁻⁷ होल स्क्वायर प्लस 27/100 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर। मैं इधर लिख रहा हूँ ना, प्लस 2 9/20 इंटू 10⁻⁷। कैलकुलेशन करो मेरे साथ भाई, बैठे मत रहो सब लोग। ये cos 60 कितना था? 1/2, ये कट गया। E r² इक्वल टू 9/20 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर प्लस 27/100 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर प्लस 9/20 इंटू 10⁻⁷ इंटू 27/100 टू 10⁻⁷।
अब स्क्वायर ट्रांसफर करो या ये सब रूट के अंदर, तो ये हो गया 9/20 इंटू 10⁻7 होल स्क्वायर प्लस 27/100 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर प्लस 9/20 इंटू 10⁻7 27/100 इंटू 10⁻7। तो भाई ये स्क्वायर स्क्वायर काट देगा, बाहर निकलेगा क्या 9/20 इंटू 10⁻7 प्लस 27/100 इंटू 10⁻7 प्लस अंडर रूट 9/20 इंटू 10⁻7 इंटू 27/100 10⁻7। कॉमन देखो 10 सब जगह है, यहाँ रूट ये स्क्वायर से काट देगा, ये 10⁻7 स्क्वायर हो जाता 9 इंटू 20, नहीं कॉमन ले लेते हैं हम 10⁻7 को, तो क्या क्या बचा, यहाँ बचा 9/20 प्लस 27/100 प्लस अंडर रूट 9/20 और इंटू 27/100, ये भी रूट में है। सॉल्व करो तो 10⁻7, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसको अभी रहने दो, पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। 9/20 प्लस 27/100 प्लस 27 9 जा 120 जा होता है 2027 इंटू 9, टू 43 अंडर रूट 7, 2000 अंडर रूट कितना होता है भाई, नाइन बाय 20 प्लस 27/100 प्लस ये होता है अंडर रूट 243/2000, ये हो जाएगा 15.58 और 44.72 10⁻7 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए 0.45 प्लस 0.27 प्लस 15.58, ये आएगा अराउंड 0.34।
सबको प्लस कर लीजिएगा। तो ये आएगा आपका, इसको प्लस करो तो 10⁻7 ये आएगा 1.06 के अप्रॉक्स ऐसा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1.06 इंटू 10⁻7। टेन टू दावर 7 में आएगा ऐसा। ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो, और ये थोड़ा लेंदी पड़ता है, देखो इसमें आंसर एक्यूरेट नहीं है। या फिर इसको आप के लेके सॉल्व कर सकते हो। इसको के ले लो, इसको ऐसे रख लो, इसी को मान लो आप वन इक्वेशन, और इस वाले को जो ऊपर में लाया था ना आपका, क्या था ये, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, और फिर इसको सॉल्व कर लो तो भी आंसर आएगा। इसको एक बार ये वाले तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, आंसर बताएंगे फिर कितना आएगा। तो शायद मेरे हिसाब से 1.5-2 घंटे की क्लास हो गई है, 2 घंटे की हो गई है। तो आज के लिए इतना ही करें, 12 भी बज गया, आप लोग को भी सोना होगा। इतना समझ आया? नहीं नहीं, लीव मत हो, आप ऑटोमेटिक लीव हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और पढ़ना है? इतने को रिवाइज करना है, ठीक है। दे भाई, आखिरी में आ रहा है, जब तक क्लास छोड़ रहा हूँ तो आ रहा है, हाँ ठीक है। पूरी क्लास भर गायब रहा है ये बंदा। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ, उसको आप लगा लीजिएगा, है ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस पूछ लूँ। अच्छा तो अब आप नोट वोट्स मत देखना, ये बताओ मेरे को सबसे पहले कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। Q इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो देखो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, टोटल चार्ज बॉडी का इंटर मल्टीपल हो, उल्टा उल्टा बोल रहा है थोड़ा सा, इंट्रीगल मल्टीपल होगा, मल्टीपल इंट्रीगल नहीं। बाकी पूरा सही है, मल्टीपल इंट्रीगल नहीं होगा, इंट्रीगल मल्टीपल होगा। चलो ठीक है। तो स्प्लिट स्क्रीन का अच्छा। तो आज के लिए इतना ही, इसको पढ़िए। मैं कुछ क्वेश्चंस एक इनकोग्निटो, हाँ सबका पता है मेरे को, सबका चल रहा होगा। सबसे बड़ा तो ये गौरव, ये देखो 2 फोन है, फिर तो जरूरत ही नहीं। चलो चलो, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे।
मैं कुछ क्वेश्चंस उठा के जितना मैं पढ़ाया हूँ परीक्षा बोर्ड से छांट के मैं वो क्वेश्चंस बता दूंगा आपको कि ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो उनको पढ़ लेना, एक बार देख लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, पढ़ते रहिए। अब दिमाग से पढ़िए क्योंकि समय भी नहीं बचा है, ठीक है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और सोते रहिए बढ़िया से। आई होप एंड बिलीव ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट होगा आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, टीचमेंट में ही छोड़िएगा लेकिन, ठीक है। क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में 24 आवर के अंदर मिल जाएगी। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाले उस पर जाना है और वहाँ आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, गुड नाइट, ओके। गुड नाइट ऑल, गुड नाइट।